चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज हम रिवीजन करेंगे दो छोटे छोटे चैप्टर्स का। एक है हीट ट्रांसफर और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि ऐसे इन दोनों का कोई खास ऐसे आपस में रिलेशन तो नहीं है, बट दोनों छोटे छोटे थे, इसलिए हम इन दोनों को आज एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। और हीट ट्रांसफर जो टॉपिक है वो भले ही छोटा हो, बट वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रहता है। अल्टरनेटिंग करंट आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। तो उसका अगर कोई सवाल अगर आए तो वो तो यार सही होना ही चाहिए। किसी बच्चे ने अगर अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ रखा तो मैं उसे स्ट्रांगली कहूंगा कि यार है ना, उसके कुछ सवाल करके देखें, फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल है वो करके देखें, आपसे बन जाएंगे। और अल्टरनेटिंग करंट छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। हीट ट्रांसफर में तो फिर भी हल्का फुल्का दिमाग चाहिए, थोड़ा एप्टीट्यूड भी चाहिए, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में कुछ भी ऐसे कोई खास चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ हीट ट्रांसफर से। हीट का एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसफर है वो तीन तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में कंडक्शन है और रेडिएशन है। कंडक्शन वाले केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई रॉड है, ठीक है, और आपने क्या किया कि लेट से बड़ा रॉड के इस हिस्से को हीट किया, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये जो हीट होगी ये इस तरह से लगातार आगे जाएगी और कभी न कभी ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो आपने इस बात को नोटिस किया कि हीट को यहां से यहां तक आने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट मीडियम पार्टिकल्स का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि रोड का कोई मोलिक्यूल जो है वो यहां से उठ के यहां पर पहुंच गया हो, रोड का कोई एटम यहां से उठ के यहां पहुंच गया हो, ऐसा नहीं है। रोड का एटम अभी भी यहीं पर है, ये वाला पार्टिकल बड़ा यहां भी अभी भी यहीं पर है, फिर भी हीट यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई है, लेकिन मीडियम की आवश्यकता तो पड़ी है। मीडियम की आवश्यकता हो लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट ना हो, दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन। सबसे पहले बेटा मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, थर्मल करंट या फिर हीट करंट। बेटा हीट करंट को या थर्मल करंट को हम ऐसे ITH लिखेंगे। सर कैसे डिफाइन करोगे, सुनना। मान लीजिए बेटा ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर हुई है और इस डेल्टा क्यू हीट को ट्रांसफर होने में डेल्टा T समय लगा है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये हमारा थर्मल करंट की एवरेज वैल्यू है। इसी तरीके से छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटी सी हीट ट्रांसफर हुई है DQ और छोटी सी हीट ट्रांसफर होने में छोटा सा समय लगा है DT। इससे हमारे पास आ जाएगा थर्मल करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहां से आपने एक चीज नोटिस की होगी कि थर्मल करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर नहीं है, बड़ा ध्यान रखना, ऊपर जो Q है वो चार्ज नहीं है, ऊपर Q जो है वो हीट है। हीट की यूनिट जूल, नीचे बड़ा आपका टाइम, जूल पर सेकंड तो यार वाट होता है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वाट होता है, तो इसका मतलब थर्मल करंट हमारे पास वाट की यूनिट रखेगा। रही बात बड़ा डायमेंशन की, तो डायमेंशन आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इसकी डायमेंशन mL/T-3 होगी। ऊपर तो बड़ा एनर्जी है तो mL/T-2, उसको टाइम से अगर डिवाइड किया तो mL/T-3 हमारा डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाली बात याद रखना। नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट। हम मोस्टली बेटा स्टेडी स्टेट ही पढ़ेंगे। स्टेडी स्टेट में एग्जैक्टली है क्या? स्टेडी स्टेट में ये है कि अगर आपके पास ये रॉड है और इसमें अगर थर्मल करंट ऐसे है, थर्मल करंट बेटा हमेशा ऐसे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगी, तो थर्मल करंट ये कहता है, सॉरी स्टेडी स्टेट ये कहता है कि अगर यहां पर थर्मल करंट की वैल्यू I1 है और यहां पर थर्मल करंट की वैल्यू I2 है, तो I1 शुड बी इक्वल टू I2। स्टेडी स्टेट के अंदर यहां करंट और यहां करंट, पूरी पूरी रोड में हर जगह करंट की वैल्यू मतलब थर्मल करंट की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज बड़ा टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन पोजीशन। बड़ा क्या बोला? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन पोजीशन। तो अगर कोई मुझसे इसकी यूनिट पूछे तो ऊपर तो डिग्री सेल्सियस, नीचे बड़ा ऑफ कोर्स मीटर, तो इसकी जो यूनिट होगी वो बड़ा डिग्री सेल्सियस पर मीटर होगी। ये बड़ा आपके पास कोई ना कोई रॉड है, ये मान लीजिए आपके पास x इक्वल्स टू 0 है और ये मान लीजिए बड़ा x इक्वल्स टू L है। थर्मल करंट ऐसे है और यहां पर आपका हायर टेम्परेचर है, यहां पर आपका लोअर टेम्परेचर है।
कोई मुझे कहते हैं कि सर यहां से तक टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, तो बोलूंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज TL माइनस TH अपॉन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज L माइनस 0। वैसे कुछ नोटिस किया बेटा आपने, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्यों? क्योंकि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जिस तरफ थर्मल करंट जा रहा होगा उस तरफ dt by dx की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो TH माइनस TL लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नाउ थर्मल करंट का फॉर्मूला लिखता हूं बेटा मैं। थर्मल करंट का फॉर्मूला बेटा बहुत ही सिंपल है। ये मेरे पास कोई रॉड है, इस रॉड की आपको एक थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा आपको दे रखा होगा, इसकी लेंथ आपको दे रखी होगी, हायर टेम्परेचर यहां पर और लोअर टेम्परेचर यहां पर दे रखा होगा, और आपका जो थर्मल करंट होगा वो ऐसे होगा। थर्मल करंट यूं होगा, लेट्स बड़ा योर थर्मल करंट इज ITH। इस थर्मल करंट को हम लिख सकेंगे बड़ा KATH माइनस TL अपॉन L। ये बड़ा आपके थर्मल करंट का फॉर्मूला है। K है इस बड़ा रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन बड़ा इसकी लेंथ। ये थर्मल करंट की आपकी वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, इसके अंदर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस KA dt by dx। क्यों सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा dt by dx को मैं हमेशा लिख सकता हूं TL माइनस TH, यहां पर लिखा हुआ है TH माइनस TL अपॉन L, तो मैंने माइनस उसको सेट कर दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा माइनस क्यों लगा पता लग गया ना, यहां पर TH माइनस TL है बेटा, उसमें TL माइनस TH है, इसलिए उस माइनस को कंपनसेट करने को मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक बात और, ये काफ़ी हद तक है ना जो थर्मल करंट आया है, ये हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट था वैसा सही लग रहा है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर थर्मल करंट है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है। तो कोई मेरा बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर मैं इस थर्मल करंट को ऐसे लिख दूँ, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L अपॉन K। सर बिल्कुल वैसे बन गया, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, वहां पर करंट, यहां पर थर्मल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हुआ करता था। इस नीचे वाली चीज का नाम निकाल दो प्यारे बच्चों, क्या नाम निकाल देंगे इसका हम? थर्मल रेजिस्टेंस। तो किसी भी रॉड का आप थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकते हो, और उस थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ा होगी सिंपली L अपॉन Ka। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से थर्मल करंट का फॉर्मूला भी याद रखोगे और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोग याद ही रखोगे। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। इस पर बड़ा खूब सारे सवाल वगैरह भी होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और अपना सारा काम बन जाएगा। जैसे बेटा वहां पर हमारे पास KCL हुआ करता था, वैसा KCL यहां पर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास एक रॉड ये रही, दूसरी रॉड ये रही, और तीसरी रॉड लेट से बेटा ये रही। ठीक है, मान लीजिए कि यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2 और यहां का टेम्परेचर है T3। इस रॉड की लेंथ दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। अगर रॉड की लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, इसका मतलब एक तरीके से इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है। लेट्स से ये R2 आ गया। ठीक है, ये जो रॉड है इसकी लेंथ दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, इसका मतलब एक तरीके से इसका मुझे थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है। जो तीसरी वाली रॉड है उसकी भी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, इसका मतलब इसका मुझे थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है। लेट्स से बड़ा इसका थर्मल रेजिस्टेंस R3 दे रखा है, और मुझसे ये पूछ रखा है कि बताओ कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए आप सीधा यहां पर KCL लगा सकते हो। सर KCL क्या था? KCL क्या था? दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट शुड बी 0। ये वाला करंट आएगा T माइनस T2 अपॉन R2, ये वाला करंट आएगा T माइनस T1 अपॉन R1, ये वाला आएगा T माइनस T3 अपॉन R3, और सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। जैसे यहां का टेम्परेचर आ गया वैसे ही हम हर तार के अंदर बड़े आराम से करंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। इस तरह का सवाल बेटा आ सकता है, और ये हमारा एक तरीके से सिंपल
किरचॉफ करंट लॉ है। जैसा किरचॉफ करंट लॉ वहां था बेटा, वैसे ही किरचॉफ करंट लॉ यहां पर भी है। ठीक है बच्चों, जैसे बेटा वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशंस वगैरह हुआ करते थे, यहां पर भी बेटा आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास ये रॉड है, इसके आगे मैंने एक रॉड और लगा दी ऐसे। ठीक है बेटा, यहां पर हायर टेम्परेचर, बेटा यहां पर आपका लोअर टेम्परेचर। इसका लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। इसकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। तो ऑफ कोर्स इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है L1 अपॉन K1A। इसका थर्मल रेजिस्टेंस मुझे पता है बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स L2 अपॉन K2A। मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा बना सकता हूं, ऐसे थोड़ा आसान करने के लिए ऐसा बना सकता हूं। इसका रेजिस्टेंस लिख लूं R1, इसका रेजिस्टेंस लिख लूं R2 और यहां का टेम्परेचर लिख लूं TH और यहां का टेम्परेचर लिख लूं T1। मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं और जिस इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं बेटा उसकी वैल्यू आएगी R1 प्लस R2। R1 R2 बेटा मुझे पता है। और अगर कोई मुझे कह दे कि सर थर्मल करंट लिखो, एक लाइन में लिख दूंगा थर्मल करंट। थर्मल करंट आएगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। बेटा यहां से यहां तक का जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो है R1 प्लस R2। डन, ये आ गया हमारा थर्मल करंट। इवन कोई मुझे कह दे कि सर ये बीच में जो जंक्शन है, ये जो बीच में जंक्शन है इसका टेम्परेचर बताओ, बता दूंगा। ये जंक्शन का अगर टेम्परेचर निकालना है तो बड़े आराम से लिख सकता हूं TH माइनस T अपॉन यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R1। इट शुड बी योर थर्मल करंट। अरे थर्मल करंट तो मैं पहले से निकाल चुका हूं, कितना है, दैट इज TH माइनस TL अपॉन R1 प्लस R2। तो ऐसे में बीच में जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर भी निकाल सकता हूं और इस तरह का सवाल बड़े आराम से आपसे पूछ सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सीधे ही रेजिस्टेंसेस को इस तरह से बड़े प्यार से बड़े आराम से ऐड कर सकते हो। ऐसे ही बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का अरेंजमेंट है, यहां बेटा कोई हायर टेम्परेचर है, ठीक है, यहां मैंने कोई हायर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है और यहां कहीं मैंने ऐसे लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। यहां बेटा मैंने कोई लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है और लेट्स से बेटा दो रोड्स हैं ऐसे, एक रोड तो बेटा ये रही, एक रोड बेटा ये रही, दूसरी रोड ये रही। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर दो तारों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होता था तो वो दोनों तार पैरेलल में होते थे, बेटा वैसे ही यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम होगा तो बेटा यहां पर आपके दोनों रोड्स पैरेलल में होगी। इसके अक्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL, इसके अक्रॉस भी बेटा टेम्परेचर TH माइनस TL। अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है और इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही थर्मल रेजिस्टेंस मान लेता हूं जिसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, 3 हो 4 हो 5 हो, बड़ा बड़े आराम से हमारा सारा काम बन जाएगा। यही नहीं, मैं एक बात और बोल दूं कि इसमें से अगर थर्मल करंट गया है I1 और अगर इसमें से अगर थर्मल करंट गया है I2 तो आप ये वाली बात भी याद रख सकते हो कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। जो करंट बटेगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बटेगा। I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 या फिर I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट में याद कर रखा था एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक बिना मीडियम को गर्म किए, बिना मीडियम की जरूरत के अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक अगर बड़ा हीट कर पा रहे हैं दैट इज थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन आर सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नथिंग मोर देन दैट। बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम बड़ा क्या बोल देंगे, रेडिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये आपके पास सन है, सन में से लगातार रेडिएशंस निकल रही हैं। बड़ा रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं और यहां कहीं बेटा आपके पास अर्थ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बीच में पूरे रास्ते में वैक्यूम है,
फिर भी ये रेडिएशन चलते 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 अर्थ के पास पहुंचती है और लगातार अर्थ को हीट दिए जाती है दिए जाती है दिए जाती है। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएशन। कितनी हीट प्रति यूनिट समय दे रहा है बेटा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी यूनिट हम पहले से देख चुके हैं, दैट इज जूल पर सेकंड, और क्या बोलते हैं बेटा उसको, वाट। ठीक है, समझ बेटा इस बात को। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं बेटा, सुनिएगा। सबसे पहली बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्म, दैट इज एब्जॉर्प्टिव पावर। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से बेटा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने कोई ना कोई रेडिएशन गिराई, कोई ना कोई एनर्जी गिराई। लेट्स से मैंने इस पर एनर्जी गिराई क्यू, आई लिख देता हूं, इंसिडेंट। इसमें से इसने कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया, जितनी एनर्जी गिराई उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की डिवाइड बाय कितनी एनर्जी गिराई है, इस रेशियो को बेटा हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 1000 जूल एनर्जी गिराई और मैंने मान लीजिए उसमें से 300 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया, तो मेरे एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू आ जाएगी 300 जूल बटे 1000 जूल, बड़ा जूल से जूल कैंसिल, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.3। यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, जस्ट एक रेशियो है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में बेटा, नाम भले ही पावर हो लेकिन ये है तो एक रेशियो। एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू जो है वो 1 होगी, किसके लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी वो उस पर गिरने वाले सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं होने देगा। बेटा उसको हम बोलें परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कभी सवाल के अंदर परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि उस पर गिरने वाले सारे के सारे जो रेडिएशंस हैं वो सारी के सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ही वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट टर्म इज एमिसिव पावर। बहुत अच्छी टर्म है, बहुत काम की है। एमिसिव पावर को बेटा अक्सर हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई बॉडी है, इसका लेट्स बेटा कोई ना कोई टेम्परेचर है। हर बॉडी चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, 0 केल्विन से ऊपर कितना भी उसका टेम्परेचर हो, तो वो अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस बाहर निकालेंगे। वो अपने अंदर से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगातार बाहर निकालेंगी, बाहर निकालेंगी, बाहर निकालेंगी। मान लीजिए कि इसने जो रेडिएशंस बाहर निकाल रही हैं उसके कारण पावर है पी एमिटेड। कितनी एनर्जी प्रति यूनिट टाइम बाहर निकल रही है रेडिएशंस की फॉर्म में, उसको ने बोल दिया पावर एमिटेड। और मान लीजिए कि इस बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो ए है, सरफेस एरिया जो है वो ए है, तो हम बोलते हैं कि एमिसिव पावर इज सिंपली डिफाइंड एज कितना पावर तुमने एमिट किया है डिवाइड बाय सरफेस एरिया। कितना पावर एमिट किया है डिवाइड बाय सरफेस एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई बॉडी है, लेट्स से बेटा इसका जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस है और लगातार ये अपने अंदर से रेडिएशंस की फॉर्म में हीट बाहर निकाली जा रही है, बाहर निकाल रही है। मान लीजिए कि बेटा ये लगातार पावर एमिट कर रहा है 5 वाट और इसका जो एरिया है बेटा लेट्स से दैट इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई मुझसे पूछ ले कि इसका एमिसिव पावर क्या होगा, एमिसिव पावर होगा कि इसने कितनी पावर एमिट की है डिवाइडेड बाय एरिया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आई थिंक बेटा मेरे पास ये आ गया है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। बड़ा 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये बड़ा इसका एमिसिव पावर आ गया। ठीक है, मैं एक बात अभी बोल देता हूं कि ये एमिसिव पावर जो होगा इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। ये जो टेम्परेचर है बेटा ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, ये केल्विन के अंदर होना चाहिए। किसमें बेटा, केल्विन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एमिसिविटी। एमिसिविटी बेटा छोटी सी टर्म है, इसको मैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करता हूं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। ये कहता है कि लेट्स से बेटा मेरे पास कोई बॉडी है और इसका टेम्परेचर है T। ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर भी है लेट्स से T, और ये लगातार अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकाल रही है। जो रेडिएशंस बाहर निकाल रही है उसका एमिसिव पावर E है। उसका एमिसिव पावर का अर्थ समझ गए ना कि कितना पावर बाहर निकल रहा है डिवाइड बाय सरफेस एरिया।
और उसी टेम्परेचर पर ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ये भी अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकाल रही है। टेम्परेचर है, थोड़ा रेडिएशंस तो बाहर निकलेंगे। मान लीजिए कि इसका एमिसिव पावर जो है वो आपके पास है E0। एमिसिव पावर का अर्थ समझे ना कि कितनी रेडिएशंस बाहर निकल रही है डिवाइड बाय इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया। एमिसिविटी ऑफ दिस बॉडी इज सिंपली डिफाइंड एज कि इसका एमिसिव पावर कितना है डिवाइडेड बाय इसी टेम्परेचर पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कितना है। बस इतना सा काम करना है, इसका एमिसिव पावर डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस रेशियो इज नोन एज योर एमिसिविटी। एक बात बेटा हमें तुम्हें याद रखनी है कि एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिविटी की वैल्यू बेटा हमेशा बराबर होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स लॉ। ये कहता है कि बॉडी जितना अच्छा एब्जॉर्बर होती है उतना अच्छा ही एमिटर होती है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर। बड़ा याद रखना है कि ए की वैल्यू और ई की वैल्यू एग्जैक्टली हमेशा आपके पास सेम ही आएगी। ठीक है, ए दे दो या स्मॉल ई दे दो, एक ही बात है। सवाल बेटा या तो ए दे रखा होगा या स्मॉल ई दे रखा होगा, दोनों देने की जरूरत नहीं है, दोनों हमेशा आपके सेम ही होंगे। बड़ा नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। बड़ा इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछ रखे हैं और बहुत आसान सवाल पूछते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो ये कहता है कि देखो भाई हर बॉडी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, ये अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहा है ऐसे अलग अलग वेवलेंथ की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और उनकी वेवलेंथ 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। किसी किसी वेवलेंथ की रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी, किसी किसी वेवलेंथ की रेडिएशन कम निकलेंगी। इसका एक रफ सा एक ग्राफ भी है। ग्राफ विल बी बेटा लाइक दिस। इधर की तरफ थोड़ा आपके पास लैम्डा और ये वाई एक्सिस, एक तरह से रफली आप ऐसा मान सकते हो कि उस वेवलेंथ की कितनी ज्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी निकल रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली वेवलेंथ वो है जिसकी रेडिएशन सबसे ज्यादा निकली है। ये वाली वेवलेंथ वो है बेटा जिसकी रेडिएशन सबसे ज्यादा निकली है। मैं इसको लैम्डा एम बोल देता हूं। दिस इज, मैं लिख भी दूं इसको, इट इज वेवलेंथ corresponding to maximum emission। वैसे तो बॉडी सारी वेवलेंथ निकाल रही है, लेकिन इस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकाल रही है। ये जो वेवलेंथ है ये हमेशा बेटा आपके टेम्परेचर इन केल्विन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और ये वाली वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर जो आएगा इट विल बी सम कांस्टेंट, बड़ा इसको हम वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू बड़ा आपके पास आएगी 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। याद रखना बेटा मैंने इसको सेंटीमीटर लिखा है, या फिर 2.82 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। सिर्फ किस तरह के सवाल में काम आएगा देखो, या तो आपको यह दे रखा होगा कि इस बॉडी में से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा इस वेवलेंथ की निकलती है, और पूछ लेंगे बताओ इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। उल्टा भी हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर दे रखा हो और ये पूछ रखा हो कि बताओ कि इस बॉडी में से जो रेडिएशंस निकलती है वो सबसे ज्यादा किस वेवलेंथ की निकलेंगी। तो दोनों ही तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन ऑन इट। ठीक है, सिंपल, बस वैल्यू पुट करनी है। और ये जो बी की वैल्यू है ना, मजे की बात है कि आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको इवन बी की वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है और वही यूज करना जो बड़ा आपको एक्चुअल सवाल के अंदर दे रखी हो। ठीक है, बड़ा नेक्स्ट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बड़ा बहुत ही अच्छा सा लॉ है, सुनिएगा। ये आपके पास बड़ा कोई बॉडी है जिसका एरिया ए है, बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है। ठीक है, ये लगातार बेटा अपने अंदर से कुछ न कुछ रेडिएशंस बाहर निकाल रहा होगा। जो पावर एमिट कर रहा होगा ये बाहर की तरफ बेटा, उसकी वैल्यू होगी, एक मिनट बेटा, इस ऑब्जेक्ट का एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी तुम्हें दे रखी होगी। इस पावर एमिटेड की वैल्यू होगी स्मॉल e इंटू एरिया इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। ध्यान रखना, E है इस बॉडी की एमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर, वो एक ही बात है। A है सरफेस एरिया, सिग्मा है बेटा स्टीफन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 5.67 इंटू 10⁻⁻8
वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। सिग्मा की वैल्यू अगेन आपको याद नहीं करनी है, जो सवाल में दे रखी हो वो यूज कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर बेटा मस्ट बी इन केल्विन, बार बार बोलता हूं, टेम्परेचर जो है बेटा वो केल्विन के अंदर होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हो आपको सिखा चुका हूं। इसी तरह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके कारण इस बॉडी पर भी रेडिएशंस लगातार गिर रही होंगी। उन रेडिएशंस में से कुछ कुछ रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब भी किया होगा, तो कितना पावर इसने एब्जॉर्ब किया है उसकी वैल्यू आएगी स्मॉल ए इंटू एरिया इंटू सिग्मा इंटू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। क्योंकि मैं कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता हूं ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे पे कितनी रेडिएशंस गिरती है, मेरे पर कितनी रेडिएशंस गिरती है मेरे टेम्परेचर थोड़ी डिपेंड करेंगी, वो तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। थोड़ा उसमें टीएस की पावर 4 आ जाएगा। ये बेटा तूने जो पावर बाहर निकाला वो है, ये बेटा जो पावर तूने अंदर लिया वो है। मगर आपसे पूछूं कि नेट पावर कितना बाहर गया, तो ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस। बेटा कैपिटल ए बाहर, सिग्मा बाहर, बेटा ये ई और ए भी बाहर, ए बोल दो ई बोल दो, एक ही बात बेटा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। मल्टीप्लाइड बाई हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ये बेटा आपके पास नेट पावर जो बाहर जा रही है वो है। ध्यान क्या रखना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा और जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बेटा हमेशा डिग्री सेल्सियस के अंदर नहीं लेने हैं, हमेशा किस में लिखने हैं, केल्विन के अंदर। डिग्री सेल्सियस के अंदर बेटा 273 को ऐड कर देना तो आपके पास केल्विन के अंदर टेम्परेचर आ ही जाएगा। ए बाहर निकाल लो, ई बाहर निकाल लो, ई की बात। अच्छा फॉर्मूला बेटा याद रखना। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा। ये ऐसे कहती है कि लेट से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS, सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। तो इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर चेंज होने की जो रेट है dt अपॉन dt जो है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि किस रेट से इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटेगा, इट विल बी माइनस के इंटू टी माइनस टी एस। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा इसका टेम्परेचर लगातार घट रहा है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो इसका टेम्परेचर लगातार टाइम के साथ घटेगा, इसलिए क्या लगा दिया माइनस। अच्छा पॉइंट है बेटा, आपके टेम्परेचर के चेंज होने की जो रेट है या फिर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो आपके टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस पर भी बेटा जस्ट फॉर्मूले पर सवाल आ सकते हैं। फॉर्मूले पर जो सवाल होंगे मैं आपको बेटा वो करा भी दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में। फॉर्मूला जरूर बेटा याद रखें। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज बेटा अल्टरनेटिंग करंट को भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात बेटा एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है क्या? डायरेक्ट करंट ऐसा है जिसमें करंट की डायरेक्शन फिक्स है, करंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, वैल्यू कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसके अंदर करंट जो है वो कभी बड़ा लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को बड़ा हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बड़ा क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मान लो कि करंट लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है और ये फंक्शन ऑफ टाइम है और मुझे इसके आरएमएस की वैल्यू निकालनी है। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, इसके अंदर आरएमएस की मुझे वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे आरएमएस। पहले ये जो आपके पास करंट है ना, इसका स्क्वायर करो। लो बेटा मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इसका मीन लो। बेटा मीन कैसे लेते हैं? इनटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt। जिस टाइम से जिस टाइम भी आपको आरएमएस चाहिए उस टाइम से उस टाइम तक तुम इंटीग्रेट कर दो और लास्ट स्टेप में इसका रूट ले लो। आई रियली होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। ये तो बेसिक बताया। पहले बेटा स्क्वायर करो, फिर मीन लो और फिर आखिर में उसका रूट लो।
हमारे सिलेबस के अंदर मोस्टली बड़ा साइनोसोइडल वेव ही है, साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट ही है। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसके अंदर ये जो आई नॉट है बड़ा तो पीक वैल्यू हो गई या करंट एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा बड़ा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। ये लगातार में डायरेक्शन को चेंज करेगा, कभी बड़ा प्लस आई नॉट इस तरफ, कभी माइनस आई नॉट इस तरफ, इस तरह से लगातार वैल्यू को चेंज करता रहेगा। इसके आरएमएस की वैल्यू अगर आप याद रखना चाहो तो बड़ा याद रख सकते हो कि इसके आरएमएस की वैल्यू होगी पीक वैल्यू अपॉन √2। किसी भी पूरे टाइम पीरियड के अंदर आरएमएस की वैल्यू अगर निकालोगे तो बड़ा आई नॉट अपॉन √2 आएगा। इसी तरह से मेरे पास मान लो वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो वी नॉट है बड़ा ये पीक वोल्टेज है और ये करंट बड़ा वोल्टेज लगातार बार बार माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट तक लगातार साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। इसमें कोई अगर मुझसे पूछ ले कि वी आर एम एस कितना होगा तो एक बेसिक रिजल्ट याद रख सकते हो कि इट विल बी वी नॉट अपॉन √2। हालांकि आता ये ऐसे ही है, ये बेसिक चीज है, इससे बड़ा आंसर आपका यही आता है। चाहो तो बड़ा आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज पावर। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई अल्टरनेटिंग अप्लायंस है और इसके अंदर से गुजरने वाला कोई ना कोई करंट है। ये बड़ा आपका करंट है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट्स से करंट की वैल्यू है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो पावर आएगा, एवरेज पावर आएगा बड़ा, उसकी वैल्यू आएगी, आराम से सुनना, वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या बेटा, जो इसका फेज है और जो इसका फेज है इन दोनों के फेजेस के बीच का डिफरेंस है। तो इस थीटा को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और इसका एक नाम बेटा और है, इसे हम पावर फैक्टर एंगल भी कहेंगे। ये पावर फैक्टर एंगल नाम कहां से आएगा अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट इज वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। वी नॉट अपॉन √2 इज ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी आरएमएस वैल्यू। आई नॉट बाई √2 इज ऑफ कोर्स बेटा गुजरने वाले करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये जो कॉस थीटा है इसको हम एक नाम देंगे बेटा, क्या नाम देंगे, पावर फैक्टर। बेटा क्या नाम देंगे, पावर फैक्टर। तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस भी एवरेज पावर की वैल्यू के अंदर अपना रोल अदा करता है। अगर इस पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो गई तो VRMS IRMS कुछ भी हो बट आपका एवरेज पावर 0 ही आएगा। ठीक है, ये बड़ा आपको याद रखना है। कॉस थीटा को हम बड़ा पावर फैक्टर बोलेंगे और थीटा को हम पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये वाली बात याद रखना है ना। नेक्स्ट इज कुछ अलग अलग तरह के सर्किट्स देखते हैं। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये बड़ा आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ मैंने कोई AC का सोर्स लगा दिया। बेटा AC के सोर्स को आप ऐसे दिखा सकते हो, जैसे बैटरी को हम यूं दिखाते हैं ना, वैसे AC के अंदर बैटरी को तुम ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका एक तरह से AC सोर्स है। अगर ये बेटा आपके पास वोल्टेज V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, रेजिस्टेंस अगर R है तो करंट बेटा ऐसे आएगा और करंट की वैल्यू आएगी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की बड़ा वैल्यू होगी वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बड़ा आपके पास ये भी है कि है ना, कि जो फेज आपके पास वोल्टेज का है वही फेज आपके पास करंट का भी है, सेम फेज में होंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर इस तरह से सेम फेज में होंगे। हम इसको ऐसे एक वेक्टर से भी दिखा सकते हैं कि वोल्टेज अगर इस तरफ है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि करंट भी इसी तरफ है। जिस तरफ वोल्टेज बड़ा उसी तरफ आपका करंट, ऐसे बोल देंगे। जिस तरफ करंट बड़ा उसी तरफ आपका वोल्टेज, दोनों सेम डायरेक्शन में बोल देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पावर फैक्टर एंगल कितना है तो आप बोलोगे सर 0। जो फेज करंट का मतलब वही फेज वोल्टेज का।
मैं आपसे पूछूं कि पावर फैक्टर एंगल कितना है, तो सॉरी तो 0 हो गया। पावर फैक्टर कितना है, तो बड़ा आपका 1 हो गया। मैं आपसे इस केस में अगर एवरेज पावर पूछूंगा तो आपका आंसर होगा वी आर एम एस, बड़ा दैट इज वी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई आर एम एस, दैट इज वी नॉट अपॉन रूट 2 आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। द कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स 1। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जिस तरफ करंट बड़ा उसी तरफ आपका वोल्टेज। नेक्स्ट इज बड़ा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। आराम से सुनिएगा बेटा, आपके पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है और ये आपके पास कोई ना कोई एसी का सोर्स है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, ये जो वोल्टेज है लेट्स से दिस इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं बड़ा हमारे पास करंट की वैल्यू आती है, करंट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन, सॉरी एक बार ढंग से लिखो, हमारे पास करंट की जो वैल्यू आती है वैसे आती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आई नॉट मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास आती है वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा बेटा ये सी ये इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है इससे बड़ा मैं एक्स सी लिख रहा हूं, इसका मैं नाम भी निकालता हूं, एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी। इसकी औकात वही है जो रेजिस्टेंस की होती है। इसका नाम आप निकाल सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या शब्द यूज किया बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वी नॉट अपॉन एक्स सी और मेरे पास ये आ गया है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। वोल्टेज का बड़ा फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया 90 डिग्री। तो आपका पावर फैक्टर आ गया है cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। तो ऑब्वियस बात है कि एवरेज पावर कितना आएगा, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू 0। पावर फैक्टर अगर 0 तो बड़ा एवरेज पावर तो आपका 0। हम इसको बड़ा वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। अगर मैं वोल्टेज को ऐसे दिखाऊंगा, अगर मैं वोल्टेज को ऐसे दिखाऊंगा तो मैं बहुत ही क्लियर बोल दूं कि करंट जो होगा ना बड़ा वो वोल्टेज से आगे है। करंट जो है बड़ा वो वोल्टेज से आगे है। करंट कितना आगे बड़ा वोल्टेज से, वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी है तो करंट का बड़ा फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे होगा। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा और आपके पास एसी का कोई ना कोई सोर्स होगा। इंडक्टर का बेटा लेट्स से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वो एल है। जो आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है लेट्स से V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो करंट की वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएगा। इस आई नॉट की जो वैल्यू होगी बड़ा इट विल बी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो ओमेगा एल है इससे बेटा मैं एक्स एल भी लिख रहा हूं। एक्सएल मतलब बेटा जिस तरह से एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इस पर फॉर्मूला बेस्ड बेटा आपके सवाल आ सकते हैं। मैं लिख देता हूं एक्स एल जो है जिसकी वैल्यू आपके पास ओमेगा इंटू एल है, इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं बेटा क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और तो और बेटा कोई मुझसे फिर से पूछ ले कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बेटा आपके पास कितना है, पाई बाई 2 या 90 डिग्री, जैसे बोलना चाह वैसे बोल दो। मैं आपसे पूछूं कि पावर फैक्टर कितना है, आपका जवाब आएगा 0 कि सर cos 90 तो 0। और मैं आपसे पूछूं कि एवरेज पावर कितना आएगा तो बड़ा बोल देना कि 0। फिर से बड़ा एक बात और बोल दूं, अगर कोई इसको वेक्टर की फॉर्म में अगर दिखाना चाहेगा तो बोल देगा कि देखो सर वोल्टेज तो ऐसे है, वोल्टेज तो ऐसे है, और जो करंट है ना वो वोल्टेज से पीछे है इस बार। जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है इस बार, वो भी कितना, पाई बाई 2। ये अगर करंट है, ये आपका बड़ा वोल्टेज है, फेज डिफरेंस कितने का, पाई बाई 2 का। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो है ये बेटा हमारी थ्योरी बनाने में काफी काम आते हैं। ठीक है।
ये जो तीनों सर्किट थे ना बेटा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, ये तो बेसिक थ्योरी बनाने के लिए, इस पर सवाल आने के चांस कम होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन पर सवाल पूछने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। उसके क्या फॉर्मूले हैं सुनिएगा। उसको भी हम अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारे पास है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा, एक कैपेसिटर होगा, और इन सबको मैं किसी एसी सोर्स के साथ लगा दूंगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है। ये जो सेल है बेटा, सॉरी ये जो बैटरी है या फिर एसी सोर्स है, इसको ऐसे लो, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। ये जो कैपेसिटर है इसका हम एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, दैट इज 1/ωc, बट दैट इज 1/ωc। ठीक है। अब इसमें करंट वरंट कितना होगा, इसके लिए हम वापस से है ना एक इन सबको वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। अगर मैं केवीएल लगाऊं तो केवीएल मुझे कहता है कि यहां से तक वोल्टेज चेंज हुआ V, करंट की तरफ अगर जाओगे तो यहां से तक वोल्टेज चेंज हुआ -VR, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो -VR, VR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस भी कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मैं उसको लिख देता हूँ -VC एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ये तो हमारा सिंपल केवीएल होता ही है। अब इस बात को मैं वेक्टर के थ्रू देखो कैसे समझाता हूँ। पूरे के पूरे सर्किट के अंदर हम लोग जानते हैं कि करंट हर जगह सेम होगा, तो सबसे पहले करंट को बेस बनाओ ऐसे। चलिए बड़ा मैंने करंट को बना दिया बेस। रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरफ होता था जिस तरफ करंट होता था, याद करो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है ना वो तो करंट की तरफ ही होगा ऐसे। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। कैपेसिटर में बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मैंने कहा था कि करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहता है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो बेटा करंट से पीछे रहेगा। दिस इज योर VC। VC की वैल्यू में मैं सिखा चुका हूँ I × XC। नेट वोल्टेज अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो, बिल्कुल वैसे जोड़ दो जैसे किसी भी वेक्टर्स को जोड़ते हो, है ना, जैसे बेटा किसी भी वेक्टर्स को जोड़ते हो। ये दोनों ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी लाइक दिस। दिस विल बी द नेट वोल्टेज। तो इस तरह का जो सर्किट है इसमें आपका जो करंट होगा वो वोल्टेज से आगे होगा, इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज। कितने फेज से, कितने फेज डिफरेंस से, ये वाला बड़ा आपका एंगल है बाय फेज फाई। ये फाई हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा मैं एक बात और बोलना भूल गया, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हो गया I × XC। तो नेट वोल्टेज आएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो I तो ठीक है बाहर आ गया, ब्रैकेट में मेरे पास आ गया √R² प्लस XC²। ये जो √R² प्लस XC² है इसे हम नाम दे देंगे बेटा Z एंड इट इज नोन एज इम्पीडेंस। बेटा क्या नाम देंगे, इम्पीडेंस। अगर आपको कभी मैक्सिमम करंट लिखना हो तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन Z कर देना। कभी आपको सर्किट में IRMS लिखना हो तो VRMS अपॉन Z कर देना। ये वाला अगर बेटा फाई लिखना हो तो आप उसको अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हो। tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब VC अपॉन VR, या फिर बेटा I × XC अपॉन I × R। I से I कैंसिल, मतलब XC अपॉन R लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल्स टू, बेटा cos phi इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, हाइपोटेनस इज ऑफ कोर्स बेटा क्या, V। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज IR, अप्लाइड पोटेंशियल इज I इंटू बेटा ये रायता, इस रायते को हम बेटा पहले से क्या बोल चुके हैं Z।
तो कोई अगर मुझसे पावर फैक्टर पूछेगा तो बोल दूंगा कि दैट इज R/Z। पावर फैक्टर बेटा कहाँ काम आता है? आप बोलोगे सर वो तो एवरेज पावर लिखने के काम आता है, वहाँ हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे कि एवरेज पावर क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा कि दैट इज IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। बेटा कॉस ऑफ फाई इज R/Z। ठीक है, ये IRMS VRMS बेटा आपको बता चुका। आई होप रियली सारी बातें समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ बेटा ये आपका इम्पिडेंस है और ये आपका फाई है, ये दोनों अगर सेट तो सारा मामला सेट। चलिए ऐसा ही काम हम बेटा LR सर्किट या बेटा RL सर्किट के अंदर भी करेंगे। नाम से आइडिया लग क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा, और इनके साथ मेरे पास कोई ना कोई AC का सोर्स भी होगा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देगा। लेट्स से इट इज V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t। कुछ ना कुछ बड़ा करंट गया, करंट तो हर जगह सेम ही होगा, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस है बेटा R, और इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है L। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं वो VR लिख रहा हूँ, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं VL लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से तक KVL लगाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी V माइनस VR माइनस VL इज इक्वल्स टू 0। तो VR प्लस VL इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज। अगेन ये बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इनका जो जोड़ना है ना, ये काफ़ी हद तक बेटा वो वेक्टर वाला तरीका ही यूज़ करो, फेजर वाले तरीका ही यूज़ करो। जैसे सबसे पहले बेस बनाओ करंट को, क्योंकि करंट यहाँ हर जगह सेम है। जिस तरफ करंट है उसी तरफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, तो VR तो उसी तरफ आ जाएगा, VR तो उसी तरफ आ जाएगा IR करंट की तरफ ही। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट लैग करता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हेड होता है। कितना आगे होता है? π/2। तो करंट ऐसे है तो VL उससे आगे होगा π/2। ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इसकी वैल्यू है I इंटू XL। मुझे इन दोनों को जोड़कर नेट वोल्टेज लिखना है, तो बेटा दोनों को जोड़ दो, लेकिन दोनों को वैसे ही जोड़ो जैसे बेटा किसी भी वेक्टर को जोड़ते हैं। बेटा दोनों एक दूसरे के एंगल 90 डिग्री पे है, तो नेट वोल्टेज ये बेटा अपना अप्लाइड वोल्टेज आ गया, इट शुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। I तो बेटा बाहर आ गया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अरे बेटा XL याद है ना, XL इज ओमेगा L। जैसे ये जो आपका XC था ना बेटा, दिस XC वाज 1/ωc, बेटा बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, XL इज योर क्या नाम था बेटा इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ बेटा कुल मिलाकर मेरे पास ये जो टर्म है ना, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, इसे हम एक नाम दे देंगे बेटा इम्पिडेंस। रिप्रेजेंट हम इसे Z से करेंगे। दिस इज योर इम्पिडेंस। इस बार आपका जो करंट है ना वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे। कितना पीछे है? फाई एंगल। करंट लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाई एंगल फाई। मैं चाहूं थोड़ा फाई निकाल सकता हूं। फाई आप दो तरीके से लिख सकते हो अगेन बेटा, एक तो tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है VL, बड़ा बेस है VR। VL है I इंटू XL, VR है बड़ा I इंटू R, दैट इज इक्वल्स टू XL अपॉन R। XL बेटा मुझे पता है, दैट इज ओमेगा इंटू L अपॉन R। ये tan फाई। इसी तरह से कोई मुझसे पूछे कि पावर फैक्टर क्या होगा, बेटा पावर फैक्टर इज cos फाई। cos phi is always बेटा क्या, base upon hypotenuse, that is potential difference across resistance upon applied voltage. Potential difference across resistance is I into R, applied voltage is I into Z। वापस से बेटा आपका वही आ गया R/Z। बाकी बेटा आपकी सारी की सारी बातें वो की वही है। कोई मुझसे पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, तो बेटा वो होगा V0/Z। Z हम निकाल चुके हैं।
कोई मुझसे पूछेगा कि आई आर एम एस कितना होगा तो मैं बोल दूंगा कि दैट इज वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, बिल्कुल वही सेम बात है, सेम कहानी, बड़े आराम से सारा सारा काम चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दैट इज आरएलसी सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। हालांकि मैं तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही स्टेट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये तो रिवीजन है, फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी बच्चे को अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं तो भी वो सिर्फ और सिर्फ आरएलसी सर्किट ही रिवाइज कर ले तो काफ़ी है। आरएलसी सर्किट एक्चुअल लेक्चर के अंदर आपको जब पढ़ा रखा है उसकी सारी थ्योरी देख ले और एक बढ़िया सा लंबा चौड़ा सवाल करा रखा होगा, जिस सवाल के अंदर मेरे ख्याल से 20-22 पार्ट्स होंगे, वो वाला सवाल कर लेना, फिर आप किसी भी सवाल के अंदर अटकोगे नहीं। ठीक है, किसी भी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के किसी भी सवाल के अंदर तुम कभी भी अटकोगे नहीं, आपका सारा का सारा काम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से बन जाएगा। तो मैं तो बड़ा एक बार ठीक है फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, बट अदरवाइज आप लोग एक बार ना ज़रूर एक्चुअल वाले से देखना चाहो देख सकते हो, और वो वाला जो सवाल है तो ऑफकोर्स बड़ा एडवांस लेवल के आसपास का सवाल है। ठीक, उससे सब रिविजन हो जाएगा, सब नाम से आइडिया लग गया होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा, और कोई ना कोई अप्लाइड अल्टरनेटिंग सोर्स भी होगा। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इंडक्टर का इंडक्टेंस L। रजिस्टर के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है ही R, कैपेसिटर के लिए हम XC डिफाइन करेंगे 1/ωc, इंडक्टर के लिए हम इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन करेंगे ओमेगा इंटू L। जो अप्लाइड वोल्टेज है लेट्स दैट इज V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। कितना करंट वगैरह होगा ये निकालने के लिए बेटा हम लोग एक बार के लिए KVL लगाते हैं। यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR घटेगा, यहाँ से यहाँ तक VC घटेगा और यहाँ से यहाँ तक VL घटेगा। नेट वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उन तीनों का सम विल बी अप्लाइड वोल्टेज। जोड़ना कैसे, फेजर्स की तरह। फेजर क्या है, फेजर बेटा सिर्फ और सिर्फ ये साइनोसॉइडली वेरिंग जो इक्वेशंस हैं इनको वेक्टर बताने का तरीका है। अभी बनाता हूँ बेटा वेक्टर। सबसे पहले बेस बनाओ, बेस उसको बनाओ जो कॉमन है। कॉमन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे बच्चे बोलते हैं करंट कॉमन है, तो करंट को बना दो बेस। जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आपका VR तो आ जाएगा ऐसे, ये आ गया आपका VR। VC बड़ा पता नहीं आपको याद है नहीं, करंट आगे हुआ करता था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर से, तो करंट तो ये रहा बड़ा, करंट तो आपका ये रहा, करंट आगे होना चाहिए VC से, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि आपका VC जो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और VC की वैल्यू होगी I इंटू XC। बड़ा VL इंडक्टिव सर्किट में याद करो, वोल्टेज आगे हुआ करता था, करंट पीछे हुआ करता था, तो हमारा जो वोल्टेज है वो आगे होगा, तो VL आपके पास ऐसे होगा, VL जो होगा वो ऐसे होगा I इंटू XL। अगर मुझे नेट वोल्टेज निकालना है तो मुझे इसको इन तीनों को ऐड करना है, मतलब इसको ऐड करना है। अभी कर लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि XL बड़ा है और XC छोटा है, तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा ऊपर। मैं अगला पेज यूज कर लूं, चलो। करंट तो आपका बेस है ही, ठीक, और जिस तरफ करंट है उसी तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस है। दिस इज योर VR एंड दिस इज योर करंट। जो हमारा VC और VL है इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा, ठीक है, ये मान लो 10 वोल्ट ऊपर है, ये 3 वोल्ट नीचे है, तो ऊपर की तरफ 7 वोल्ट आ जाएगा। तो मैंने ऐसा मान लिया कि I इंटू XL बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, कितना, I इंटू XL माइनस XC, वो अपोजिट का ना इसलिए। अब नेट वोल्टेज निकालने के लिए इन दोनों को और ऐड कर दो, दो वेक्टर तो हो चुके हैं, अब बेटा इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो आपके पास जो नेट वोल्टेज आएगा वो ऐसे आएगा, नेट वोल्टेज ऐसे आएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। VR तो मुझे पता है बेटा कितना, I इंटू R,
आई तो ठीक है, ब्रैकेट में रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, इस समथिंग की यूनिट बड़ा ओम होनी चाहिए, तो इसकी औकात वही है जो रेजिस्टेंस की होती है। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। Z की वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर पूरे का रूट। अगर कोई बड़ा मुझसे ये वाला एंगल पूछे कि नेट वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है, बेटा ये आपका पावर फैक्टर एंगल है। आप लिख सकते हो कि tan फाई इज इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आई इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आई इंटू आर। मेरे पास ये आ गया एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। कॉस फाई अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा बेटा कॉस फाई इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, बट हाइपोटेनस इज ऑफ कोर्स नेट वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज आई इंटू आर, नेट वोल्टेज इज ऑफ कोर्स आई इंटू जेड। आई से आई कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी आर बाई जेड। बेटा ये आपका पावर फैक्टर की वैल्यू है। अब हर चीज़ निकाल सकते हो, कोई इसके अंदर खास दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अगर बोल दे कि सर अगर मान लो कि एक्स बड़ा होता और एक्सएल छोटा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब बेटा इन दोनों का रिजल्ट आता नीचे की तरफ, फिर मैं उसको वी आर के साथ ऐड कर लेता, तब भी बेटा आपकी जेड की वैल्यू तो यही आती। क्यों? बस वो चाहे एक्स माइनस एक्सएल लिखो चाहे एक्सएल माइनस एक्सएल लिखो, स्क्वायर तो कर ही लिया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, है ना, वो है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। इस तरह के आरएलसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस तब होगा जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएं, ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएं। अपोजिट तो वैसे होंगे, तो ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट वोल्टेज आपका सिर्फ और सिर्फ वी आर बच जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि रेजोनेंस वाले केस में एक्सएल की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब ओमेगा एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो जाएगी, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर हो जाएगी। और जैसे ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर हो जाएगी, जैसे एक्सएल और एक्ससी बराबर हुए, बड़ा वैसे ही कोई मुझसे पूछे कि जेड की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चों ने जेड की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये दोनों तो बराबर हैं, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बेटा आर। और हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसे बिहेव करेगा। वो बेटा कैसे बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। और आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब करंट भी इस तरफ, नेट वोल्टेज भी इस तरफ। लेकिन सर नेट वोल्टेज में तो इसका सम होता है ना। अरे ये दोनों कैंसिल हो गए, ये किसी टाइम पर 5 वोल्ट तो ये -5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट तो ये -10 वोल्ट, ये -15 वोल्ट तो बेटा ये भी +15 वोल्ट। ये दोनों हमेशा कैंसिल हो जाएंगे और नेट वोल्टेज में सिर्फ और सिर्फ यही बच जाएगा आपका। तो उस तरह के सर्किट को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर सकते हैं। और उस केस में आपके फाई की वैल्यू आएगी 0 और आपके कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी 1। दैट काइंड ऑफ सर्किट इज नोन एज योर सर्किट इन रेजोनेंस। ठीक है, ये वाली बात बेटा याद रखना, अच्छा पॉइंट है ना, बढ़िया पॉइंट है बेटा, हमेशा ही याद तो हमें रखना ही है। ठीक है, मैं बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलूँगा, वो है एक छोटा सा फॉर्मूला और बोलूँगा, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। हालांकि इसकी डिटेल थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, बट मैं ऐसे हल्का सा एक बात बोल रहा हूँ। पहली बात, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा बेटा इट इज़ 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। ठीक है, यू कैन रिमेंबर इट बेटा, इसे आप याद रख सकते हो। और एक बात और याद रख सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, किसी भी आरएलसी सर्किट के अंदर अगर तुम पावर वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाओगे, मतलब कि इस सर्किट से कितना पावर डिसिपेट हुआ और ये ओमेगा जो सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ विल समहाउ कम आउट टू लाइक दिस बेटा, ऐसा सा ग्राफ आएगा, ऐसा सा ग्राफ आएगा। ठीक, कभी कभी हो सकता है कि बेटा ऐसा भी ग्राफ है। तो इसका क्वालिटी फैक्टर अगर Q1 है और इसका क्वालिटी फैक्टर अगर Q2 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि Q1 की वैल्यू मोर देन Q2 है। मतलब जो ग्राफ जितना ज़्यादा शार्प होगा ना, ऐसे तीखा होगा,
उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रख लेना और ये वाली बात याद रख लेना, इससे आपका जेईई मेन का सवाल पक्की बात है कि सही हो जाएगा। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन हो जाएगा सही, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर पे सवाल आएगा तो सिर्फ इन दो बातों पे आएगा, ठीक। फॉर्मूला क्या है, और ग्राफ जितना शार्प होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ग्राफ फ्लैट होगा ना, फ्लैट यूँ बड़ा, उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा। तो ग्राफ जितना ज़्यादा शार्प, क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा ग्राफ बड़ा फ्लैट, क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम। दो बातें, और मान के चलिए क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले पे कोई सवाल आएगा तो इसमें से आ जाएगा, ठीक है। बन जाएगा आपका काम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर। अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर बड़ा दिखने में काफ़ी हद तक ऐसा होता है। हम ये एक रॉट आयरन का बड़ा इस तरह का एक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। इसके अंदर वो लेफ्ट साइड के अंदर मैं वो वाला वोल्टेज रखूँगा जो मुझे चेंज करना है। ये बड़ा एक तरीके से आपका इनपुट है, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। मान लीजिए बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास NP। ये बेटा आपके पास आउटपुट है। यहाँ पर आपने बेटा तार के बेटा खूब सारे लपेटे लगा रखे। यहाँ ये आपका सेकेंडरी सर्किट है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बेटा आपके पास है लेट्स से NS, ठीक है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि इधर इनपुट है और इधर बेटा आपके पास आउटपुट है। आप तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखो कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू आउटपुट पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं डिवाइड बाई इनपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर हम चाहते हैं कि इनपुट वोल्टेज कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखूँगा और मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखूँगा। अगर इन नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले ये वाला नंबर ऑफ टर्न्स अगर 50 टाइम्स हुए तो वो वाला वोल्टेज अगर V होगा तो ये वाला वोल्टेज 50 V होगा। दैट्स इट, काम चल जाएगा। इसी तरीके से स्टेप डाउन के अंदर बेटा वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखूँगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखूँगा। इसी कारण से वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा और यहाँ वोल्टेज कम होगा। मैं एक बात और बोल दूँ बेटा, अगर ये वाला करंट I1 है और ये वाला करंट I2 है और अगर आपका ट्रांसफार्मर में 100% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी मतलब किसी प्रकार के एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू बेटा इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, I1 बेटा वहाँ, बिकॉज V आउटपुट इनटू बेटा आउटपुट वाला करंट शुड बी इक्वल टू V इनपुट इनटू इनपुट वाला करंट। जितना पावर उधर उतना ही पावर इधर। इस इतने से फॉर्मूले से हमारा सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूले याद रखना। मैं फिर से बेटा बता दूं, आउटपुट पर EMF कितनी है अपॉन इनपुट पर EMF कितनी है शुड बी आउटपुट पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं डिवाइड बाय इनपुट पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। इनपुट पर करंट कितना है डिवाइड बाय आउटपुट पर करंट कितना है। करंट में बेटा इन्वर्सली है, ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्टली है, करंट में बेटा इन्वर्सली है, ठीक है। EMF अगर 10 गुना हो जाएगा तो करंट 1/10 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि नेट पावर तो आपका फिक्स है, ठीक है। इससे आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। कल इस पर बेटा प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा चैप्टर बड़ा ज़रूर हो गया, थोड़ा फिर भी मेरे ख्याल से सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लो।